वेलकम टू एडिस्टा क्लासेज। आज हम बात करने जा रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी में भारत की नदियों के बारे में। इंडियन रिवर, जितनी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडियन रिवर हैं उनके बारे में हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से बात करेंगे। साथ ही उनसे जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप हमारा वीडियो पूरा और इन तक ध्यान से देखिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे भारत की नदियों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। भारत की नदियों को 4 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। अब ये कौन कौन से समूह हैं? 4। सबसे पहले हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, दूसरा दक्षिण से निकलने वाली नदियाँ यानी जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं वो, तीसरी हैं तटवर्ती नदियाँ और चौथी हैं अंतर्देशीय नालों से द्रोणी क्षेत्रों की नदियाँ। आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं यहाँ पे एक तरफ नदी, लंबाई किलोमीटर, उद्गम, सहायक नदियाँ और संबंधित राज्य, इनके बारे में यहाँ पे अब आपको सीरीज मिलेगी। चलिए इसमें देखते हैं। सबसे पहले देखिए आपको सबसे पहले मिलेगा रेड कलर में नदियों के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे सिंधु नदी। सिंधु नदी, इसकी लंबाई 2880 किलोमीटर लगभग है। किसकी? सिंधु नदी की। और इसका उद्गम मानसरोवर झील के निकट। मानसरोवर झील ये तिब्बत में ही पड़ता है और यहीं से एक हिमनद है, इसका नाम है सानोख्याबाब। क्या नाम है? सानोख्याबाब। इसी हिमनद से सिंधु नदी का उद्गम होता है। अब इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो सतलज, व्यास, झेलम, चिनाब, रावी, सिंगार, गिलगित, श्योक, ये इसकी कुछ मुख्य प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। किसकी? सिंधु नदी की। और ये भारत में जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जो कि दोनों यूटी है, इन्हीं दोनों यूटी में सिंधु नदी का प्रवाह होता है। कौन कौन के? जम्मू और लद्दाख में। भारत में सिंधु नदी की लंबाई 709 किलोमीटर। कितनी? 709 किलोमीटर लगभग है सिंधु नदी की लंबाई इंडिया में। आगे बढ़ते हैं। अगली में रिवर है झेलम नदी। अब इसका उद्गम कहाँ होता है? सबसे पहले ये 720 किलोमीटर लंबी है और इसका जो उद्गम है वो शेषनाग झील है। ये झील जम्मू कश्मीर में है, शेषनाग झील, और इसी झील से झेलम नदी का उद्गम होता है। इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, जैसे किशन हो गया, पुंसलीदार हो गया, आगे है करेवाल और सिंध। ये झेलम की कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं और ये भारत में जम्मू कश्मीर राज्य में बहती है। कौन से? जम्मू कश्मीर राज्य में। आगे बढ़ते हैं। अगली में नदी है चिनाब नदी। इसकी लंबाई 1180 किलोमीटर है और ये बारालाचला दर्रे के निकट से इसका उद्गम होता है। कहाँ से? बारालाचला दर्रा। आपको याद रखना है इसके बारे में। जब मैंने आपको दर्रे का चैप्टर पढ़ाया था वहाँ मैंने सभी दर्रों के बारे में आपसे बताया था। यहाँ मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि बारालाचला जो दर्रा है ये कहाँ पे, यानी इंडिया में कौन से राज्य में है भारत का दर्रा? ये बारालाचला दर्रा आपको याद रखना है, भारत के कौन से राज्य में है, ये आपका क्वेश्चन है। आप इसका जवाब तुरंत नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। ये इसकी एक प्रमुख सहायक नदी है चिनाब की, इसका नाम है चंद्रभागा। कौन सी? चंद्रभागा। और ये जम्मू कश्मीर में बहती है। कौन? चिनाब नदी। अगला है रावी नदी। इसकी लंबाई 725 किलोमीटर है और ये रोहतांग दर्रा, जो कि एक ज़िला है कांगड़ा, इसी कांगड़े ज़िले में पड़ता है रोहतांग दर्रा, और यहीं से इसका उद्गम होता है रावी नदी का। इसकी सहायक नदी हैं साहो और सोइल, और ये पंजाब राज्य में मुख्य रूप से बहती है। कहाँ? पंजाब राज्य में। आगे बढ़ते हैं। अगली नदी है सतलज नदी। इसकी लंबाई 1440 किलोमीटर यानी 1440 किलोमीटर। देखिए लंबाई जितनी भी यहाँ पे मेंशन की गई है वो किलोमीटर में है। किसमें? किलोमीटर में यहाँ पे लंबाई मेंशन की गई, आपको याद रखना है। मानसरोवर के निकट रागस्थाल, इससे पहले मैंने आपको बताया मानसरोवर ये तिब्बत में पड़ता है और मानसरोवर के निकट रागस्थाल से सतलज नदी का उद्गम होता है। इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियाँ हैं व्यास, सिपती और वस्पा, और ये भारत के हिमाचल प्रदेश, पंजाब में, इन्हीं दोनों राज्यों में, हिमाचल प्रदेश में इसका, जब ये तिब्बत से निकलती है मानसरोवर के रागस्थाल से, तो हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले ये यहाँ पे प्रवेश करती है, हिमाचल प्रदेश में, आपको याद रखना है। और 3 ऐसी भारत की नदियाँ हैं। कौन कौन सी? सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज। आपको याद रखना है सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज, ये 3 भारत की ऐसी नदियाँ हैं जो अंतर्राष्ट्रीय नदियाँ हैं। कौन कौन सी? सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। और इसकी लंबाई 1000 किलोमीटर भारत में है, बाकी इसकी लंबाई पाकिस्तान में है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगली है ब्यास नदी। इसकी लंबाई 470 किलोमीटर है और ये रोहतांग दर्रे के समीप व्यास कुंड से निकलती है, यानी रोहतांग दर्रे के समीप में व्यास कुंड है और यहीं से व्यास नदी का उद्गम होता है। इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं तीर्थन, पार्वती, हुरला।
और ये हिमाचल प्रदेश में मुख्य रूप से बहती है। इसके बाद यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि ब्यास नदी, हिमाचल प्रदेश के बाद ब्यास नदी कौन से राज्य में और कौन सी नदी में जाके मिल जाती है, ये आपको बताना है। अगली नदी है गंगा नदी। हाईलाइट कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इसके बारे में आप जानते होंगे। गंगा नदी, गंगा नदी 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है और 2510 किलोमीटर ये इंडिया में है, बाकी 15 किलोमीटर ये बांग्लादेश में है। गंगोत्री के निकट गोमुख एक ग्लेशियर है। गंगोत्री ये उत्तराखंड में पड़ता है। यहीं पे गोमुख ग्लेशियर से गंगा नदी का उद्गम होता है। इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियाँ, यमुना, यमुना इसकी सबसे प्रमुख सहायक नदियों में से है। कौन सी? यमुना, आपको याद रखना है। इसके बाद रामगंगा, यहाँ पे एक फैक्ट बता रहा हूँ। यमुना, ये गंगा नदी जब इस तरीके से आती है तो ये इधर से, यमुना इधर से आती हुई इधर से ऐसे ऐसे करके आती है, और यानी यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि गंगा के दाहिने तरफ से, गंगा के, देखिए गंगा के दाएं तरफ से हिमालय से निकलकर आने वाली गंगा में मिलने वाली नदी कौन सी है? इकलौती ऐसी ये है यमुना नदी जो कि गंगा से निकलती, सॉरी, जो कि हिमालय से निकलती है और गंगा में आके उसके दाएं तरफ पे मिलती है। आपको याद रखना, हिमालय की इकलौती ऐसी नदी है। बाकी हिमालय से जितनी भी नदियां आके गंगा मिलती हैं वो गंगा के बाएं तट में आके उससे मिल जाती हैं। आगे है गोमती, बागमती, गंडक, कोसी, सोन, अलकनंदा, भागीरथी, पिंडार, मंदाकिनी, ये कुछ प्रमुख नदियां हैं जो गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। और ये मुख्य रूप से उत्तराखंड से निकलती है, उत्तर प्रदेश से होती हुई बिहार से और पश्चिम बंगाल तक, यानी ये भारत की 4 राज्यों में बहती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। इसके बाद ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में अभी मैं आपको नीचे कुछ फैक्ट बताऊंगा। अगला है यमुना नदी। इसकी लंबाई 1375 किलोमीटर है और ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, और यमुनोत्री ग्लेशियर ये भी उत्तराखंड में ही पड़ता है। इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियाँ हैं चंबल, वेतवा, केन, टोंस, गिरी, काली, सिंध और आसन। ये मुख्य रूप से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली, जो कि एक यूटी है, इन तीनों राज्यों में बहती है। कौन कौन सी? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली। और दिल्ली ये मुख्य रूप से यमुना नदी के किनारे पर बसा हुआ भारत का एक प्रमुख शहर और साथ में भारत की राजधानी भी है। अगली है रामगंगा नदी। रामगंगा नदी, इसकी लंबाई 690 किलोमीटर है और ये नैनीताल के निकट एक हिमनद है, वहीं से इसका उद्गम होता है। खोन एक प्रमुख रामगंगा की सहायक नदी है और ये मुख्य रूप से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में बहती है। अगली है घाघरा नदी। घाघरा नदी, इसकी लंबाई 1080 किलोमीटर है और ये मामतासुंग एक हिमनद है नेपाल में, यहाँ से घाघरा नदी का उद्गम होता है। इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियाँ हैं शारदा, कर्नली, कुआना, राप्ती और नौकिया, और ये उत्तर प्रदेश और बिहार में मुख्य रूप से बहती है और बिहार में ये जाके गंगा नदी में मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला है गंडक नदी। गंडक नदी, इसकी लंबाई 425 किलोमीटर है और ये नेपाल तिब्बत जो बॉर्डर है, ऐसे सीमा है, वहीं पर मुस्ताग है। मुस्ताग एक जगह है और यहीं से गंडक नदी का उद्गम होता है। काली गंडक और त्रिशूल, साथ में गंगा, गंगा में ये तो मिल जाती है, इसीलिए गंगा भी, और काली गंडक और त्रिशूल ये गंडक नदी की सहायक नदियां हैं और ये मुख्य रूप से भारत में बिहार में प्रवेश करती है और वहीं पे बहती है। आगे बढ़ते हैं, कोसी नदी मोस्ट इंपॉर्टेंट नदी है। कोसी नदी क्यों, इसके बारे में भी आपको फैक्ट बताऊंगा। इसकी लंबाई 730 किलोमीटर लगभग है, आपको याद रखना है 730 किलोमीटर, और नेपाल में सप्तकोशी, जिसे गोसाई धाम भी कहते हैं, यहीं से कोसी नदी का उद्गम होता है। इंद्रावती, तामुर, अरुण और कोसी, ये कुछ कोसी नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं और ये मुख्य रूप से सिक्किम और बिहार, इन दोनों राज्यों में बहती है। अब यहाँ से फैक्ट ये बनता है, कोसी नदी, इसे बिहार का शोक कहते हैं। अब इसे बिहार का शोक कहते क्यों हैं? तो देखिए, जब हिमालय से निकल कर ऐसे से करके आती है और मैदानी क्षेत्र में, जो कि बिहार में आकर ये प्रवेश करती है, तो मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि नदियाँ जब ऊपरी से, ऐसे ऊपर से नीचे आते हुए जब पहाड़ी एरिया से ये आती हैं और नीचे ऐसे ऐसे आती हैं, तो नीचे ढलान बनता जाता है, और जब यहाँ से आती हैं तो अपने साथ गाद यानी कई सारे कंकड़, साथ में मिट्टी, पत्थर, यानी कई सारे ये अपने साथ कुछ मटेरियल्स जो ऐसे होते हैं जिन्हें हम गाद कहते हैं, भौगोलिक भाषा में इसे गाद कहा जाता है। तो ये अपने साथ गाद को ले आती हैं और साथ में अपने मार्ग को अवरुद्ध कर देती हैं। अब मार्ग कैसे अवरुद्ध होता है? जब यहाँ से ऊपर से आएंगी तो इनकी स्पीड काफ़ी तेज़ होती है, लेकिन जब ये धीरे धीरे मैदानी एरिया में प्रवेश करती हैं तो इनका, क्योंकि ढलान कम हो जाता है
और नदियों की गति में जो गति की उनकी तीव्रता रहती है उसमें भी काफ़ी कमी आती है, यानी नदियाँ मंद पड़ जाती हैं। और जिनकी वजह से कोसी नदी एक ऐसी नदी है, मैंने आपसे बोला बिहार की सो किसे कहते हैं, इसीलिए क्योंकि ये अपने साथ गाद ले आती है और अपने मार्गों को अवरुद्ध कर देती है। और जब ये अपने मार्गों को अवरुद्ध कर देती है तो इसकी कई सारी वितरिका बन जाती है इस तरीके से। और जब ये वितरिका बन जाती है तो बिहार के कई ज़िलों को इसका जो प्रकोप है उसके अंदर इसे समा जाना पड़ता है। यानी कोसी नदी अपने अंदर बिहार के कई ज़िलों को प्रभावित करती है बाढ़ के कारण और साथ में अपनी वितरिकाओं के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, अगली है चंबल नदी। चंबल नदी 960 किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई है और मऊ के निकट जाना पाव एक पहाड़ी है, वहीं से चंबल नदी का उद्गम होता है। काली सिंध, सिप्ता, पार्वती, बनास, कुरल, सबामनी ये कुछ चंबल नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं और मुख्य रूप से ये मध्य प्रदेश में बहती है। आगे बढ़ते हैं, आगे ये यमुना में आके, मैंने आपको बताया था इससे पहले यमुना में, क्योंकि चंबल नदी जो है ये यमुना में आके मिल जाती है। यमुना की सहायक नदी है चंबल। बेतवा नदी 480 किलोमीटर की लगभग इसकी लंबाई है और ये भोपाल के पास उपदेलूगंज की एक जगह है, उपदेलूगंज, यहीं पे भोपाल के पास पड़ता है। यहीं से बेतवा नदी का उद्गम होता है और ये मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में रहती है, यानी मुख्य रूप से ये मध्य प्रदेश की नदी है बेतवा नदी। आगे बढ़ते हैं, अगली है सोन नदी। इसकी लंबाई लगभग 770 किलोमीटर की है और ये अमरकंटक की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं रिहंद और कुनहड़, आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश और बिहार में सोन नदी मुख्य रूप से बहती है, आपको याद रखना है। सोनभद्र जो कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है सोनभद्र, और भारत के औद्योगिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है सोनभद्र। इससे पहले कुछ दिन आपको पता होगा मीडिया में सोनभद्र का नाम काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था, क्योंकि वहाँ पे गोल्ड का प्रोडक्शन, यानी वहाँ पे सोने के उत्पादन में अभी हाल में 3000 टन, कितना 3000 टन वहाँ पे सोना मिलने का चांस था, लेकिन वो अफवाहें थी, ऐसा कुछ नहीं था वहाँ पे। तो इसीलिए सोनभद्र काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध था। इसी वजह से आपको याद रखना है सोनभद्र के बगल से सोन नदी गुजरती है और ये बिहार में प्रवेश करती है और बिहार में चल के ये गंगा में मिल जाती है। आगे है दामोदर नदी। इसे बंगाल का शोक कहते हैं, कौन सी, दामोदर नदी को। इसकी लंबाई लगभग 600 किलोमीटर है और ये छोटा नागपुर पठार से दक्षिण पूरब में यानी दक्षिण और पूरब में ये जो एरिया पड़ता है छोटा नागपुर का, उसी छोटा नागपुर के पठार से इसका उद्गम होता है। कोनार, जामुनिया और बराकर ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं और ये मुख्य रूप से झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहती है। इससे पहले मैंने आपको बताया दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर लगभग है, आपको याद रखना है ब्रह्मपुत्र नदी 2900 किलोमीटर की लंबाई है और मानसरोवर झील जो कि तिब्बत में पड़ता है, यहीं पे सांगपो एक जगह है सांगपो तिब्बत में, वहीं से मानसरोवर की झील के निकट से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। धनसरी, कपिली, सुबनसिटी, मानस, लोहित, नोआ, पद्मा और दिहांग ये कुछ ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियां हैं। अरुणाचल प्रदेश और असम दो भारत के राज्यों में मुख्य रूप से बहती है, इसके बाद ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगली नदी है महानदी। इसकी लंबाई 890 किलोमीटर लगभग है और ये सिहावा के निकट रायपुर से इसका उद्गम होता है महानदी का। सियोनाथ, हसदेव, उंग, ईब, ब्राह्मणी और वैतरणी ये महानदी की कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं और ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में मुख्य रूप से बहती है। महानदी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगली नदी है वैतरणी नदी। वैतरणी इसकी लंबाई लगभग 333 किलोमीटर है और ये क्योंझर पठार से इसका उद्गम होता है और ये उड़ीसा की प्रमुख नदी है वैतरणी, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगली है स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा, इससे पहले मैं आपको बता रहा हूँ रांची जो शहर है झारखंड का, वो स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है। कौन, रांची जो कि झारखंड की कैपिटल है। इसकी लंबाई लगभग 480 किलोमीटर है और ये भी छोटा नागपुर के पठार से इसका उद्गम होता है। उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल इन तीनों राज्यों में मुख्य रूप से ये बहती है। आगे बढ़ते हैं, अब दक्षिण भारत की जो प्रमुख नदियां हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले गोदावरी, इसे बूढ़ी गंगा के रूप में जानते हैं गोदावरी को। इसकी लंबाई लगभग 1450 किलोमीटर है और नासिक की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है, आपको याद रखना है। नासिक ये महाराष्ट्र में पड़ता है। इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियाँ हैं प्राणहिता, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा। देखिए पेनगंगा अलग है और वेनगंगा अलग है, कंफ्यूज नहीं होना आपको। इंद्रावती, मंजीरा और पूर्णा। महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश इन तीनों राज्यों में गोदावरी नदी का प्रवाह होता है।
आगे बढ़ते हैं। और गोदावरी नदी अपना मुहाना बंगाल की खाड़ी में यानी पूर्वी तट में बनाती है। कृष्णा नदी, इसका मुहाना भी पूर्वी तट पे है और इसकी लंबाई लगभग 1290 किलोमीटर की है। महाबलेश्वर के निकट से इसका उद्गम होता है। इसकी प्रमुख नदियों में कोयना, यरला, वड़ा, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगप्रभा और मूसी आती है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, इन तीनों राज्यों में कृष्णा नदी का प्रवाह होता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे तमिलनाडु की। कावेरी नदी, जिससे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, इससे पहले मैंने आपको बताया गोदावरी के बारे में, उससे बूढ़ी गंगा कहते हैं, जबकि कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। और कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में कावेरी नदी विवाद भी है। इसकी लंबाई लगभग 760 किलोमीटर की है और ये केरकारा के निकट ब्रह्मगिरी से इसका उद्गम होता है। हेमावती, लोकपावना, शिमला, भवानी, अमरावती और स्वर्णवती, ये कुछ कावेरी नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। कर्नाटक और तमिलनाडु, मैंने आपसे बताया कर्नाटक और तमिलनाडु, इन्हीं दोनों राज्यों के बीच कावेरी नदी विवाद भी है और इन्हीं दोनों राज्यों में मुख्य रूप से ये बहती है। आगे बढ़ते हैं। अगली नदी है नर्मदा नदी। नर्मदा और ताप्ती, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। क्यों, अभी मैं आपको बताऊंगा। इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर की है और अमरकंटक चोटी से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। तवा, शेर, शक्कर, दूधी और बरना, ये कुछ स्थानीय और छोटी नदियां हैं जो नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं। मध्य प्रदेश और गुजरात में मुख्य रूप से ये बहती है। ताप्ती नदी 724 किलोमीटर की इसकी लंबाई है और ये मुल्ताई से, जो कि वेतुल पड़ता है मुल्ताई, यहीं से इसका उद्गम होता है। पूर्णा, वेतुल, गंजल और गोमई, ये ताप्ती नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। मध्य प्रदेश और गुजरात, इन दोनों राज्यों में भी इसका प्रभाव होता है। अब देखिए फैक्ट क्या है। नर्मदा और ताप्ती नदी, पहला फैक्ट ये है कि ये दोनों डेल्टा नहीं बनाती हैं। क्या, ये दोनों डेल्टा नहीं बनाती हैं। दूसरा फैक्ट ये है कि दक्षिण भारत की ऐसी नदियाँ जो बिल्कुल तीव्र गति से जाती हैं और खंबात की खाड़ी, जो कि यहाँ ऐसे पड़ता है गुजरात में, ऐसे करके जो मैप है यहाँ ये अपना मुहाना बनाती हैं। यानी दक्षिण भारत की दो ऐसी नदियाँ हैं, नर्मदा और ताप्ती, जो कि पश्चिमी घाट में अपना मुहाना बनाती हैं। कौन कौन सी, नर्मदा और ताप्ती, और ये मुख्य रूप से दक्षिण भारत की प्रमुख नदियां हैं, क्योंकि मुख्य रूप से ये मध्य प्रदेश और गुजरात में बहती है। लेकिन मैंने आपको कल बताया था, विंध्याचल जो पर्वत है वो दक्षिण भारत और उत्तर भारत को डिवाइड करता है। उसके आगे पड़ता है नर्मदा और ताप्ती नदी और इसे दक्षिण भारत की नदियों में गिना जाता है। कौन कौन सी, नर्मदा और ताप्ती को मैंने आपको फैक्ट बताएं, ये डेल्टा नहीं बनाती है। ये पश्चिमी घाट में यानी अरब सागर में खंबात की खाड़ी के पास ये अपना मुहाना बनाती हैं और ये डेल्टा नहीं बनाती हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, नदियाँ डेल्टा क्यों बनाती हैं। देखिए, नदी जब ऊपर से निकलती है और नीचे ढलान के रास्ते जब वो नीचे आती है मैदानी एरिया में, तो जैसे जैसे मैंने आपको बताया था इससे पहले, कोसी नदी पे जब अपने साथ वो गाद को लेके आती हैं और अपने मार्गों को अवरुद्ध करती हैं, तो वहाँ पे उन्हीं मिट्टियों के टीलाबंद, आपने ऐसे डिस्कवरी चैनल पे, वैसे भी आपने बहुत जगह देखा होगा मीडिया वगैरह में, कि ऐसे ऐसे मिट्टी के टीले दिखते हैं जब नदियाँ चलती हैं अपने रास्ते में, जब वो अवरुद्ध करती हैं मार्ग को, तो वहाँ पे मिट्टी के टीले का निर्माण हो जाता है। उसे कहते हैं हम डेल्टा। कुछ डेल्टा ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े बड़े होते हैं, जैसे सुंदरबन का डेल्टा, जो कि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में मुख्य रूप से पड़ता है। तो नर्मदा और ताप्ती नदियाँ ये डेल्टा नहीं बनाती हैं और ये खंबात की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती हैं। आगे बढ़ते हैं। अगली है साबरमती नदी। अहमदाबाद जो शहर है गुजरात का, वो साबरमती के किनारे पर ही बसा हुआ है। इसकी लंबाई 716 किलोमीटर की और जयसमंद झील, जो कि उदयपुर राजस्थान में है, वहीं से साबरमती का उद्गम होता है। वाकल और हाथमती, ये साबरमती की कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं। राजस्थान और गुजरात, इन्हीं दोनों में मुख्य रूप से साबरमती का प्रवाह होता है। आगे है लूनी नदी। इसके बारे में फैक्ट मैं आपको नीचे बताऊंगा, यहाँ सिर्फ आप लूनी नदी याद रखिए। इसका उद्गम नाग पहाड़ से होता है और ये सुकड़ी, जनाई और बांडी, ये तीनों छोटी और स्थानीय नदियां हैं जो लूनी नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। राजस्थान और गुजरात में इसका प्रमुख रूप से प्रवाह होता है। आगे बढ़ते हैं। वनास नदी। वनास नदी खमनौर पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। सोड्रा, मौसी और खारी, ये बनास की प्रमुख सहायक नदियां हैं। इसके बारे में फैक्ट है, वो भी मैं आपको नीचे बताऊंगा। कर्नाटक और तमिलनाडु में मुख्य रूप से इसका प्रवाह होता है। माही नदी, ये मेहर झील से निकलती है और सोम, जोखम, अनास और सोरन, ये मुख्य रूप से माही नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं और ये मध्य प्रदेश और गुजरात में बहती है। आगे बढ़ते हैं। अगली है हुगली नदी। हुगली नदी आपने सुना होगा, पश्चिम बंगाल की जो कैपिटल है कोलकाता,
मैं जब आपको डेली करंट अफेयर की मॉर्निंग में वीडियो आपको देता हूँ, या वहाँ मैं जब लेक्चर देता हूँ डेली करंट अफेयर की, तो वहाँ मैंने कई बार हुगली नदी के बारे में मेंशन किया है। कोलकाता जो कि वेस्ट बंगाल की कैपिटल है, वो हुगली नदी के किनारे पर बसा हुआ है। हुगली नदी ये नवद्वीप के निकट, अब नवद्वीप के निकट क्या है, इसका उद्गम होता है। नवद्वीप के निकट ही गंगा दो वितरिकाओं में बढ़ जाती है। गंगा जब ऐसे जाती है और वेस्ट बंगाल में, तो वहाँ दो वितरिका, एक बांग्लादेश में प्रवेश करती है और एक ऐसे वेस्ट बंगाल में यानी पश्चिम बंगाल से प्रवेश करते हुए कोलकाता से बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। तो जो इसकी वितरिका गंगा की पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है, उसे हुगली नदी के रूप में जाना जाता है। इसीलिए इसे जलांगी भी कहते हैं, किसे, हुगली नदी को, आपको याद रखना है। अगला है पेन्नार नदी। इसकी लंबाई 570 किलोमीटर की लगभग है और ये नंदी दुर्ग पहाड़ी से निकलती है। कौन, पेन्नार नदी। पहादानी, चित्रावती और सागिलेरू ये पेन्नार नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। अगली है तुंगभद्रा नदी। पश्चिमी घाट में गोमनतक चोटी से तुंगभद्रा नदी का उद्गम होता है और कुदुमती, वर्धा, हंगरी, हिंद, तुंगा और भद्रा ये तुंगभद्रा की प्रमुख सहायक नदियां हैं। आगे बढ़ते हैं। अगली है मयूसा नदी। मयूसा नदी आसोनोरा के निकट से इसका उद्गम होता है और मेदेई ये मयूसा नदी की प्रमुख सहायक नदी है। साबरी नदी, इसकी लंबाई लगभग 418 किलोमीटर की है और ये सुईकरम पहाड़ी, कौन, सुईकरम एक पहाड़ी है और वहीं से इसका उद्गम होता है, आपको याद रखना है। और सिलेरू ये साबरी नदी की प्रमुख सहायक नदी है। आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बता दूं, मैंने टोटल 50+ नदियों के बारे में यहाँ आपसे मेंशन किया। कितने, 50+ ऐसी नदियाँ जिनके बारे में शायद आपने सुना नहीं होगा। इन सब नदियों के बारे में शायद आपने नहीं सुना होगा और यहाँ पे 50+ ऐसी बात की नदियाँ हैं जिनके बारे में यहाँ मैंने आपको बताया। तो आप हमारा वीडियो पूरा देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगली है हमारी इंद्रावती नदी। 531 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। कालाहांडी और उड़ीसा, कहाँ, कालाहांडी और कालाहांडी ये उड़ीसा में एक जगह है, यहीं से इंद्रावती नदी का उद्गम होता है। नारंगी और कोटरी ये इंद्रावती नदी की दो प्रमुख सहायक नदियां हैं। आगे बढ़ते हैं। सिप्रा नदी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिप्रा नदी आपको याद रखना है। अब सिप्रा नदी, यहाँ मैं आपसे फिर एक क्वेश्चन करता हूँ। सिप्रा नदी, इसे मैंने आपसे इंपॉर्टेंट क्यों कहा और इसे सिप्रा नदी भारत में क्यों फेमस है, इसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और तुरंत बताइए। काकरी बरही पहाड़ी एक इंदौर में पड़ता है, इंदौर मध्य प्रदेश के पास में पड़ता है। काकरी बरही पहाड़ी यहीं से सिप्रा नदी का उद्गम होता है और चंबल नदी ये सिप्रा नदी की प्रमुख सहायक नदी है। आगे बढ़ते हैं। शारदा नदी, इसकी लंबाई लगभग 602 किलोमीटर है। मिलाम हिमनद कुमायूं हिमालय में पड़ता है, मिलाम हिमनद, और यहीं से शारदा नदी का उद्गम होता है। घाघरा नदी ये शारदा नदी की प्रमुख एक सहायक नदी है। कौन, घाघरा नदी। आगे बढ़ते हैं। अगली है तवा नदी। महादेव पर्वत पंचवड़ी के पास पड़ता है। महादेव पर्वतों में मैंने आपको इसके बारे में बताया था, वहीं से तवा नदी का उद्गम होता है और नर्मदा नदी ये प्रमुख रूप से तवा नदी की सहायक नदी है। अगली है हसदो नदी। हसदो नदी ये सरगुजा में कैमूर पहाड़ियों से निकलती है और महानदी में जाके मिल जाती है, यानी महानदी की ये प्रमुख सहायक नदी है हसदो नदी। आगे है काली सिंध नदी। इसकी लंबाई लगभग 416 किलोमीटर की है। बागलो एक देवास जिला जो कि विंध्याचल पर्वत के मध्य में आता है, देवास जिला, वहाँ पे एक जगह है बागलो, वहीं से काली सिंध नदी का उद्गम होता है। और यमुना नदी एक प्रमुख काली सिंध की सहायक नदी है। यमुना नदी में आगे चल के ये मिल जाती है। अगली है सिंध नदी। इससे पहले मैंने आपको बताया था सिंधु नदी, सिंधु अलग है और सिंध अलग है। सिंध नदी ये गुना जिला है, सिरोज एक जगह है गुना जिला के पास में, वहीं से निकलता है और चंबल नदी में जाके मिल जाती है सिंध नदी। आगे बढ़ते हैं। अगली है के नदी। विंध्याचल की जो मैंने आपको बताया था श्रेणी है, वहाँ पे 3 पार्ट हैं। मैंने आपको इससे पहले जो ज्योग्राफी का लेक्चर दिया, वहाँ मैंने हिमालय के साथ साथ दक्षिणी भारत की जितने भी प्रमुख पर्वत हैं उनके बारे में पूरा डिटेल बताया। सतपुड़ा पहाड़ी हो गया, पश्चिमी घाट हो गया, पूर्वी घाट हो गया। उसके बाद नीचे, एकदम नीचे आपको पता होगा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्वत है, उसका नाम आप मुझे बताइए जल्दी से कमेंट करके। उसके बाद विंध्याचल श्रेणी, अरावली, इन सब के बारे में पूरा डिटेल से बताया, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। के नदी, उस वीडियो का वैसे लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप आराम से उसे ईजिली तरीके से देख सकते हैं। के नदी ये विंध्याचल श्रेणी से निकलती है और यमुना नदी इसकी प्रमुख सहायक नदी है। आगे बढ़ते हैं। पार्वती नदी
ये भी मध्य प्रदेश में जो बिंदल का क्षेत्र पड़ता है वहीं से निकलती है पार्वती नदी, और ये चंबल नदी में आगे चल के मिल जाती है, यानी चंबल नदी पार्वती नदी जो नदी है इसकी मुख्य सहायक नदी है। आगे बढ़ते हैं, घग्गर नदी हिमाचल प्रदेश में कालका जगह से निकलती है। घग्गर नदी आपको याद रखना है, कहाँ से? हिमाचल प्रदेश से। अगली नदी है वाण गंगा नदी, इसकी लंबाई लगभग 494 किलोमीटर की है और जयपुर राजस्थान में बैराट पहाड़ियों से निकलती है वाण गंगा। इसकी प्रमुख सहायक नदी है यमुना नदी। आगे बढ़ते हैं, अगली है सोम नदी। सोम नदी ये उदयपुर राजस्थान में बिंछा मेड़ा पड़ता है, आपने सुना होगा बिंछा मेड़ा। बिंछा मेड़ा से निकलती है सोम नदी और इसकी प्रमुख जो सहायक नदियां हैं उनमें जोखम, गोमती और सारनी का नाम आता है सोम नदी की प्रमुख सहायक नदियों में, और ये राजस्थान की नदी है। आयड़ या वेड़च नदी, इसकी लंबाई लगभग 190 किलोमीटर की है और ये गोमुंडा पहाड़ी, ये भी उदयपुर में पड़ता है। गोमुंडा पहाड़ी उदयपुर राजस्थान में है और यहीं से इस आयच या वेड़च नदी का उद्गम होता है। बनास नदी ये आयड़ या वेड़च, इसे दोनों नामों से कहते हैं। आयड़ इसे स्थानीय नाम से हम जानते हैं, जबकि वेड़च इसे हम मुख्य रूप से भौगोलिक नाम से जानते हैं, वेड़च नदी। वनास नदी प्रमुख सहायक नदी है वेड़च नदी की। आगे बढ़ते हैं, अगली है दक्षिण पिनाकिन, इसकी लंबाई लगभग 400 किलोमीटर की है दक्षिण पिनाकिन नदी की, और चेन्ना केसो पहाड़ी जो कि कर्नाटक में पड़ती है यहीं से इसका उद्गम होता है। अगली है दक्षिणी टोंस, इसकी लंबाई लगभग 265 किलोमीटर की है और कैमूर पहाड़ी में एक जगह है तमसा कुंड, वहीं से दक्षिणी टोंस का उद्गम होता है। अगली नदी है दामन गंगा नदी, इसका उद्गम पश्चिमी घाट से होता है दामन गंगा नदी का। और हमारी आज की लास्ट नदी है गिरना नदी, इसका उद्गम नासिक पश्चिमी घाट में जगह है। नासिक कहाँ पड़ता है आप मुझे फट से बताइए नीचे कमेंट में, जल्दी कमेंट कीजिए नासिक कौन से राज्य में पड़ता है नासिक, नीचे आप कमेंट कीजिए तुरंत। गिरना नदी वहीं से निकलती है पश्चिमी घाट से, नासिक से। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ फैक्ट के बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए, चंबल राजस्थान की एक ऐसी नदी है चंबल जो बर्स पर बहती है। कब? यानी पूरे साल बहती है, आपको याद रखना है चंबल नदी। अगली है गंगा नदी, इसके बारे में देखिए नीचे फैक्ट मैंने बोला था आपसे, ऊपर की फैक्ट बताऊंगा। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं। गंगा नदी जब बांग्लादेश में इंटर करती है तो उसे पद्मा के नाम से पुकारा जाता है। इसके बाद जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में वो आती है, प्रवेश करती है, तो उसे जमुना के नाम से पुकारा जाता है। और ब्रह्मपुत्र और पद्मा इन दोनों की संयुक्त धारा को, यानी जब ब्रह्मपुत्र नदी जिसे बांग्लादेश में जमुना कहते हैं, जमुना जब पद्मा में मिल जाती है बांग्लादेश में, तो वहाँ पे इन दोनों की संयुक्त धारा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। और आगे चल के एक नदी आती है जो कि पूर्वी, आपको याद रखना है, जो पूरब में 7 राज्य हैं वहीं से आती है। आप बताइए मेघना नदी ये कौन से राज्य की नदी है? मेघना नदी ये आके पद्मा मिल जाती है और यहीं से जब मेघना नदी पद्मा मिलती है तो इन दोनों की संयुक्त धारा को मेघना कहते हैं, आपको याद रखना है। लूनी नदी ये भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है जो कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। लूनी नदी आपको याद रखना है ये किसी समुद्र में अपना मुहाना नहीं बनाती है, बल्कि गुजरात और राजस्थान का जो कच्छ का रण है उसी कच्छ के रण में लूनी नदी विलीन हो जाती है, आपको याद रखना है। अगला फैक्ट है वनास नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो अपना संपूर्ण चक्र राजस्थान में ही पूरा करती है, यानी ये चक्कर पूरे राजस्थान में ही चक्कर लगाती है और राजस्थान में ये खत्म हो जाती है। राजस्थान में ये मिल जाती है, किसी नदी मिलती है मैंने आपको ऊपर बताया, आप उससे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। दोस्तों आज का हमारा सेशन यही समाप्त होता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे चैनल एडी स्टार को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इस वीडियो का और इस PDF का लिंक दे दिया है, साथ में मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है और इसके अलावा हिमालय के बारे में जो उसका लास्ट में वीडियो पड़ा था उसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो सबसे पहले आप उन सब वीडियो को देखिए और अगर आपको इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पर क्लिक करके हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर आपको सारे अभी तक जितनी भी वीडियो अपलोड हुई है उन सभी की PDF आपको वहाँ एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों हमारे एडी स्टार क्लास पे आपको हिस्ट्री, इसके साथ ज्योग्राफी, इसके अलावा आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेहतर तरीके से पढ़ाया जा रहा है और मॉर्निंग में जो करंट अफेयर आता है, अगर आपने अभी तक एक भी सिंगल वीडियो मॉर्निंग करंट अफेयर का नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उसे देखिए, क्योंकि वहाँ से आपको बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मिलते हैं। अगर आप उसे कंटिन्यू देखेंगे तो आपको उससे बहुत मज़ा आएगा। और एक चीज़, जब भी आप करंट अफेयर को देखिए
आप मॉर्निंग में जब सो के उठते हैं, सोने के उठने से पहले जैसे ही आप बिस्तर छोड़ते हैं, बिस्तर छोड़ने से पहले आप सबसे पहले करंट अफेयर जो हमारी वीडियो होती है उसे देखिए। अगर आप इस तरीके से मॉर्निंग उठ के करंट अफेयर की वीडियो देखते हैं तो इससे आपको बहुत ही बेहतर फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद।